हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ग्रेट लेक्स कहां पर सिचुएटेड है। इनको जाकर के सबसे पहले आपको मैप में व्यू करना है और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सी ऑफ अजोव के बारे में, तो सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सी ऑफ अजोव के बारे में अगर हम जनरल अवेयरनेस देखें तो ईस्टर्न यूरोप वाला जो रीजन है वहां पर ये पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। और एक तरीके से कभी कभी ये भी बोला जाता है कि ब्लैक सी का नॉर्दर्न एक्सटेंशन के रूप में सी ऑफ अजोव एस्टेब्लिश करता है या फिर सिचुएटेड है। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी स्टेट ऑफ कर्च के थ्रू आपस में जॉइंटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सी ऑफ अजोव के बारे में अगर हम देखें तो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट पे ये यूक्रेन से सराउंडेड है और अपने साउथ और ईस्टर्न पार्ट पे, साउथ ईस्ट पार्ट पे रशिया से सराउंडेड है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो फ्लो होती हैं, जिसमें एक डोन रिवर है और एक है कुबान रिवर। तो ये सी ऑफ अजोव के बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स देखे। बहुत बार ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। अब द हिंदू को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले द हिंदू के फ्रंट पेज से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि 4 धाम हाईवेज जो आप बना रहे हो उनमें से 3 जो सड़क हैं, 3 जो आपकी रोड्स हैं, उनको आप वाइडन कर सकते हो। इसके लिए उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। इश्यू ये था कि 2020 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया था कि आप ये जो हिली रीजन है ना, स्पेसिफिक हमारा जो हिमालयन रीजन है, यहाँ पर जब भी आप कोई रोड्स डेवलप कर रहे हो तो उसकी जो एक तरीके से जो विड्थ है वो 5.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, हमारा जो भी एक तरीके से नेचुरल वेजिटेशन है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो इफेक्ट होती है। और प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि हिमालयन वैसे ही काफ़ी वोलेटाइल स्टेज में है और इसकी जो इस तरीके से जो एक्टिव स्टेज है वो और ज़्यादा क्रिएट होगी, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जैसे इशू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दोबारा से एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। वो बोलते हैं कि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उसको हमें मेंटेन करने के लिए, हमारी सिक्योरिटी इशू को मेंटेन करने के लिए, हमारी जो बॉर्डर है उसको प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए हमें और ज़्यादा वाइडन रोड्स की ज़रूरत है, हाईवेज की ज़रूरत है। इसीलिए हम इनको आप दोबारा से अप्रूवल कीजिए, ऑर्डर कीजिए कि डिफेंस के नाम पर इन रोड्स को वाइडन किया जा सकता है। इसीलिए 3 रोड्स को, जिसमें ऋषिकेश टू माना, ऋषिकेश टू गंगोत्री एंड टनकपुर टू पिथौरागढ़, इनको काम दे दिया गया है कि आप इन एरियाज़ को वाइडन कर सकते हो। 5.5 मीटर जो पहले नोटिस जारी किया गया था उसे एक्सटेंड करके 7 मीटर तक इनकी जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हो। लेकिन मेजर जो रीजन है वो रखा गया है कि हमारा जो सिक्योरिटी इश्यूज है उसको प्रिजर्व किया जा सके, जो हमारी सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। इसी के लिए ये अप्रूवल दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसके लिए बारे में एस्टिमेशन किया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया की ग्रोथ रेट 9.7% रही। वैसे अगर हम देखें तो 8.4% इंडिया की ग्रोथ रेट थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में जो प्राइजेज हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट में इंक्रीज़ देखने को मिला है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरा एंड दियर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, इससे आप रिलेट कर सकते हो। एडीबी बैंक के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट्स देखें तो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। 19 दिसंबर 1966 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और ये ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब इसके मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? जो भी एक तरीके से यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, फॉर्मरली द इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट, OECAFE एंड नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज, ये इसके मेंबर हो सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में 68 इसके मेंबर्स हैं और 49 जो हैं वो एशिया से हैं। इसमें वोटिंग राइट्स किस किस को दिया गया है? एक तरीके से इसके रोल्स एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मेजरली ये डेडिकेटेड है कि एशिया और पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पर पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, एनवायरमेंटली
सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन के लिए एडीबी जो बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, उसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 से, एडिटोरियल पेज पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है अगर हम देखें तो अप्सा से रिलेटेड है, जिसको जो इशू काफ़ी लंबे टाइम से हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय भी हमने कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे, आर्मी को स्पेशल पावर देने की कोशिश की गई थी कि हमारे कुछ एरिया में जहाँ पर एक तरीके से वायलेंस है उसको कर्व कर सकें, लेकिन बाद में उसको रिपील किया जाता है और 1958 के टाइम में अप्सा को बनाया जाता है। अप्सा के तहत वो एरिया जहाँ पर रेगुलर प्रॉब्लम हो रही है, रेगुलर वहाँ पर इस तरीके की इशू देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर जो हमारी आर्मी है उनको स्पेशल पावर दी गई। अभी इशू हमने देखा कि नागालैंड का जो मोन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कुछ लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि हमारी आर्मी को एक तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पर कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। इसी को लेकर के वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनके ऊपर अटैक होता है और वह जो लोकल पॉपुलेशन के कुछ पर्सन हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसी को लेकर के जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं वो बार बार मांग कर रहे हैं कि अप्सा को आपको रिपील करना चाहिए। कुछ अगर हम कमेटीज़ की बात करें तो 2004 में भी जो कमेटी बनी थी, इसके अलावा ARC की जो सेकंड रिपोर्ट आई, उन सब में ये बोला गया है कि अप्सा को हमें ख़त्म किया जाना चाहिए क्योंकि अप्सा की वजह से बहुत सारी जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल कम्युनिटी है, उनमें बिलीफ की कमी होती है। जब जिस एरिया में अप्सा को लगाया जाता है तो वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो अगर इन सारे इश्यूज को हमें कम करना है और हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है उनके साथ में हमारा इंटीग्रेशन इंक्रीज करना है तो हमें इसको रिपील किया जाना चाहिए। हालांकि ये बोला जा रहा है कि UAPA एक्ट के अंडर आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, आर्मी को कुछ स्पेशल पावर दे सकते हो, क्योंकि देखो इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ही तो ऑप्सा रूल को बनाया गया था, ताकि हमारे यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट एक तरीके से मूवमेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो सके। क्योंकि सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने के बाद में जब 1947 में इंडिया फ्रीडम गेन की थी तो उसी की वजह से, चाहे आप रिलीजन बेसिस मानो या किसी के बेसिस पर भी मानो, इंडिया का जो सेपरेशन हुआ था उसका मेजर रीजन यही था कि जब रीजनल एरिया में, हमारा इंटरनल एरिया में कुछ ऐसे इशू होते हैं तो इंडिया को एक इंटीग्रल पार्ट बनाए रखने के लिए, इंडिया को एक यूनिक इंडिया बनाए रखने के लिए इन सारी एक्टिविटीज़ को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो देखो अप्सा के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो बीच में दोनों का एक तरीके से कोऑर्डिनेशन का जो वे है उसको निकालना चाहिए और उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए ताकि जो लोकल कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व किया जा सके और इसके अलावा फोकस किया जा सके कि इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको भी हम मेंटेन कर सकें। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की जाती है। प्रेजेंट टाइम में इसके जो प्रेसिडेंट है वो नाइजर जो कंट्री है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। तो वो रिजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश कर रहे थे क्लाइमेट चेंज को लेकर के, तो इंडिया ने इसके खिलाफ में वोट किया है इस रिजोल्यूशन के खिलाफ में। और दो कंट्री जिसमें आप चाइना और रशिया, यहाँ देखो एक सेकेंड, इंडिया ने देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक रिजोल्यूशन था जिसमें क्लाइमेट टू सिक्योरिटी, क्लाइमेट को सिक्योरिटी से एक तरीके से लिंक करने की कोशिश की जा रही थी इस रिजोल्यूशन में, उसको लेकर के इंडिया ने इसको इसके मतलब विरोध में वोट कर दिया और रशिया और चाइना ने इसको अपने आप को मतलब मेंटेन रखा है, ना पक्ष में दिया ना विपक्ष में दिया इसमें वोट। अभी रिजोल्यूशन है क्या? रिजोल्यूशन ये है कि नाइजर जो है प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को प्रेसिडेंटशिप दे रहा है और उन्होंने ये बोला है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेररिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। इस डिबेट का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि टेररिज्म और सिक्योरिटी रिस्क जो है वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से लिंक हो सकते हैं, इसको लेकर के डिस्कशन किया जाना था। इंडिया ने इसका विरोध इसलिए किया कि देखो अभी COP26 की मीटिंग हुई है जिसमें डिस्कशन हुआ था कि क्लाइमेट चेंज को हमें कैसे डील करना है। अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ही बैठ करके ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करना चाहते थे तो UNFCCC जिसमें क्लाइमेट चेंज को बनाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को एक तरीके से मेंटेन करने के लिए, क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को डिस्कशन करने के लिए ये प्रोसेस हम बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस की फिर ज़रूरत ही नहीं थी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने एमिशन सबसे ज़्यादा वहीं से हुआ है और वो ही अगर डिस्कस करेंगे, ऐसे अदर कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं उनका यहाँ पर कोई इंक्लूजन नहीं है। कुछ लोग बैठ करके जब ऐसी पॉलिसी बनाएंगे तो फिर वो अदर कंट्रीज जिनका कोई रोल ही नहीं है एमिशन में और उनको सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उनके ऊपर क्या इसका इफेक्ट रहेगा?
उन सभी को डिस्कशन करने के लिए जो कोप जैसी मीटिंग होती है वो ही रेगुलर चलनी चाहिए। आप यहाँ पर सिक्योरिटी को मेंटेन कीजिए, इसको क्लाइमेट चेंज के साथ में रिलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अलग इशू है। और इस इशू को हालांकि ये रिलेटेड है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी थ्रेट मिलने लग जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के नाम पर, ऐसी कंट्रीज़ जिन्होंने पहले बहुत सारे वादे किए हैं, जैसे कि उन्होंने बोला था कि हम बहुत ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड पुअर कंट्रीज़ को और उनको पैसा देंगे ताकि वो अपने टेक्नोलॉजी को अवेल कर सकें, इसके अलावा जो भी अपने यहाँ पर चेंजेस हैं वो कर सकें। तो अगर उन कंट्रीज़ के साथ में बैठ कर के डिस्कशन किया जा रहा है और फिर भी जो कंट्रीज़ के ऊपर इफेक्ट हो रहा है उनका यहाँ पर कोई इंक्लूजन नहीं है, तो इस तरीके के डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इंडिया ने इसके खिलाफ में वोट किया है। अब यहाँ पर नाइजर की बात आई है और इस रेजोल्यूशन को नाइजर और आयरलैंड 2 कंट्री ने इसको स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। इस आर्टिकल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं इसको आप जीएस पेपर 2 से आप रिलेट कर सकते हो। ओके, पहले हमने एडीबी जो देखा उसको भी आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो यूनाइटेड नेशन के जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं उसमें से एक एग्जिस्ट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका एक तरीके से जो भी यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम किया जाता है। इसमें परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनको 2 साल की टर्म के लिए यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली से। और पूरे वर्ल्ड में सीट्स हैं जो डिवाइड कर रखी है, मतलब जैसे एशिया वाले रीजन के लिए कुछ सीट्स डिवाइड कर रखी हैं कि यहाँ से इतने लोग इलेक्ट होकर के आएंगे, किसके लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अफ्रीका के लिए कुछ सीट डिसाइड कर रखी हैं। इस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया है। ओके, अब इसमें जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को हर महीने, मतलब जैसे मान लो अगस्त में हमारे इंडिया को इसकी जो प्रेसिडेंटशिप है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वो मिली थी, अभी प्रेजेंट टाइम में नाइजर है। तो इंग्लिश जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके नेम पर, उसके बेसिस पर मेंबर स्टेट जो नेम्स मेंबर जो स्टेट होते हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं। अब इनको इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल के आधार पर इनके नाम को सेट कर लिया जाता है और फिर हर महीने 1 महीने के लिए प्रेसिडेंटशिप दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार किसको प्रेसिडेंट बना दिया तो वही प्रेसिडेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देखा। और 15 जो मेंबर स्टेट है उनके बीच में जो प्रेसिडेंटशिप है वो मंथली बेसिस पर रोटेट होती रहती है। ओके, तो ये हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बेसिक फैक्ट्स देखा। अब हम जो नाइजर जो कंट्री है उसका मैप देख लेते हैं। ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और उसमें एक तरीके से लैंड लॉक कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश होता है नाइजर कंट्री। अब हम देख लेते हैं आयरलैंड। देखो ये कंप्लीट आयरलैंड है और यहाँ पर ये यूके एग्जिस्ट करता है। यूके में आता है वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये मिल करके यूके बनाते हैं और ये कंप्लीट आयरलैंड है। यहाँ पर हमने बहुत बार देखा है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड के जो लोग हैं वो यहाँ से यूके से अलग होकर के अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार हम इस तरीके के इशू देखते रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि वीमेन जजेस जो हैं उनका इंक्लूजन और टाइम के साथ में इंक्रीज किया जाएगा। किसी भी जुडिशरी में 50% जो रिप्रेजेंटेशन है वो वीमेन का होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हिस्ट्री में अगर हम कंपैरिजन करें हिस्ट्री से तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वीमेन का पार्टिसिपेशन है प्रेजेंट टाइम में। इसको और ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा। इसको लेकर के हमारे CGI NV रमन्ना ने बोला है कि जल्दी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वो डिमांड करेगा कि वीमेन जजेस का ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कोन्याक जो ट्राइब है, कोन्याक नागाज, हमने ये देखा कि नागालैंड का जो मोन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये जो कोन्याक कम्युनिटी है नागा कम्युनिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसमें इन्होंने डिमांड की है कि यहाँ से जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको आप दूर ही रखिए, नहीं इसका जो एक तरीके से जो कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पर ये जो लोग हैं, इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इफेक्ट हुए थे, जो इश्यू देखने को मिला था अप्सा रूल की वजह से। सॉरी, यहाँ पर जो आर्टिकल है पेज नंबर 10 से, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हमारा जो अफगान के एक नेशनल को, यहाँ पर देखिए 3000 किलोग्राम हीरोइन को सीजर किया है गुजरात का जो मुंद्रा पोर्ट है वहाँ पर।
तो हमारे लिए मुंद्रा पोर्ट की लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आपको जाकर के व्यू करना है। हम देख लेते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये जो कैप्चर किया है, इससे पहले भी हमने इसी तरीके का जो इशू है वो देखा था, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है ये देखा या और ज़्यादा डिस्कस किया जाने लगा कि अफगानिस्तान जो है वहाँ पर अगर एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर अगर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं हुई तो अदर जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको भी इंटरनल सिक्योरिटी इस तरीके की थ्रेट मिलने लग जाएंगी। अब देखो अफगानिस्तान में ऐसा है नहीं कि पहले वहाँ पर हीरोइन या इस तरीके की जो भी पॉपी कल्टीवेशन है ये नहीं होती थी, पहले भी इस तरीके की होती थी। जब अमेरिका यहाँ पर रूल कर रहा था, अमेरिका अपनी आर्मी को यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा था, उस टाइम भी इशू था। उस टाइम अमेरिका क्या करता था कि वहाँ की जो लोकल आर्मी है उसके साथ में मिल करके जो भी लोग इस तरीके का कल्टीवेशन करते थे उन खेतों को पूरे के पूरे फार्म को नष्ट कर देते थे। लेकिन जो इस तरीके का प्रोसीजर है वो ख़त्म थोड़ा ना हुआ, वो तो रेगुलर चलता आ रहा है। और अभी प्रेजेंट टाइम में जब से तालिबान वहाँ पर आया है, तालिबान ने इस तरीके की एग्रीकल्चर को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, क्योंकि जो भी फंड्स हैं अफगानिस्तान के उनको तो सीज कर दिया गया। मेजर रीजन ये था ना कि तालिबान ने अचानक से जो इस तरीके के हमले किए, अटैक किए और अफगानिस्तान को अपने अंडर ले लिया, जिसकी वजह से उनके जो भी फंड्स हैं अफगानिस्तान के उनको सीज कर दिया गया। सीज करने के बाद में अफगानिस्तान को ये लगा कि अपने यहाँ पर तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है और मनी की ज़रूरत होती है किसी भी कंट्री को मेंटेन करने के लिए, और उस मनी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। जब अमेरिका के टाइम में इस तरीके के इशू होते थे तो हमने ये देखा है कि जब भी कोई काम कोई पर्सन कर रहा है और उसका आप एक सॉलिड अल्टरनेट नहीं दोगे उस पर्सन को, तब तक वो पर्सन उसी काम के ऊपर अपने आप को रिलाई करता रहेगा। जैसे वो खेत नष्ट कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर तो जो पॉपी कल्टीवेशन होता था, इस तरीके की जो हीरोइंस है या फिर जो भी मतलब होना चाहिए, जो भी इलीगल जो कल्टीवेशन होता है वो होता रहता है। तो आपको जो अल्टरनेट है वो इतना स्ट्रॉन्ग वहाँ के पॉपुलेशन को क्रिएट करना होगा जिससे उनकी जो भी मतलब जो भी एक्सपेंसेज हैं वो सब कुछ वो रेगुलर हो सके, उनकी जो लाइवलीहुड्स है वो इजीली वो अर्न कर सके। इन सभी को लेकर के आपको अदर एरियाज़ में फोकस करना होगा। यहाँ पर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अफगानिस्तान की जो मैप है उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, इस टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हो। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अगर हम बात करें तो ये जो है वो इट ऑल्सो द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, मतलब टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी काम करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है और इसको 2008 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ एम्पावर्ड टू डील विद टेरर रिलेटेड क्राइम्स एंड अक्रॉस स्टेट विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट से कोई परमिशन लिए बिना भी ये जो स्टेट्स के जुरिडिक्शन है उस एरिया में भी काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक सेकेंड देखो, यहाँ पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि प्रेजेंट टाइम में अगर वैक्सीनेशन के अगर हम डाटाज को देखें तो 55% जो इंडिया के एडल्ट पॉपुलेशन है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 से फॉरेन पेज से, यहाँ पर फाइजर जो कंपनी है उन्होंने कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई थी उसको लेकर के ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 90% तक अभी भी इफेक्टिव बनी हुई है फाइजर की पिल। इसके बारे में ये जो रिसर्च हुआ उसमें मैन मेड जो प्रोटीन है उसके ऊपर इसका डिस्कशन किया गया था, उसके ऊपर इसका रिसर्च किया गया था। मैन मेड मतलब ओमिक्रॉन में जो वेरिएशन देखने को मिला है, वेरिएंट देखने को मिला है, जिस तरीके से वो अपने अंदर जो प्रोटीन है उसको चेंज करके अपना आपका नया वेरिएशन लेकर के आता है, उसी तरीके की प्रोटीन बनाएगी, उसके ऊपर ये रिसर्च किया गया। यहाँ पर है देखो, यूएस जो है वो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में यूएस जो है वो मिलिट्री और इकोनॉमिक रिलेशनशिप एशिया के साथ में और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहता है। अपने जो पार्टनर्स हैं उनको यहाँ पर इंक्रीज करना चाहता है ताकि चाइना की जो इंक्रीजिंग असर्टिवनेस जो है इंडो पैसिफिक रीजन में उसके हम क्या कर सके, उसको एक तरीके से रोक सके, हाल्ट कर सके। इसको लेकर के जो यूएस गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि इस एरिया में जो अपने अलायंसेज हैं उनको बूस्टअप करें, न्यू रिलेशनशिप को हम मेंटेन करें और यूएस मिलिट्री मेंटेन्स इट्स कम्पिटिटिव एज।
इसमें जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी सिक्योरिटी अप्रोच होनी चाहिए, इन सभी को मेंटेन किया जाएगा और इस एरिया में कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने मेंबर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने पार्टनर्स हैं, उनको इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी हमने जो अफगानिस्तान की न्यूज़ डिस्कस की थी, अफगानिस्तान का मैप और हम व्यू कर लेते हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी को पता है कि अफगानिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है और यहाँ पर ये इंडिया एग्जिस्ट करता है। इंडिया ने अभी कुछ एक तरीके से मेडिकल रिलीफ देने की, मेडिकल असिस्टेंस देने की कोशिश की थी अफगानिस्तान को, और यहाँ पर हमने एयर रूट को फॉलो किया था। अगर पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हो तो लैंड रूट का यूज़ करते हुए हम इजीली यहाँ पर अफगानिस्तान तक पहुँच सकते हैं और उसके बाद में जो हमारी सेंट्रल एशिया तक जो हमारी रीच है वो भी इजीली बन सकती है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जो बॉर्डर एरियाज़ में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में रिलेशन जो है वो काफ़ी मेनटेन रहने चाहिए। लेकिन इंडिया ने इसका अल्टरनेट डेवलप किया है। यहाँ पर चाहबार पोर्ट ईरान में डेवलप किया है और यहाँ पर फिर लैंड रूट का यूज़ करते हुए यहाँ तक पहुँच बनाने की कोशिश की है इंडिया ने। हमने ये देखा कि जब वहाँ पर गवर्नमेंट और अमेरिका की जो आर्मीज़ यहाँ पर डिप्लॉय थी उस समय इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था अफगानिस्तान को लेकर के। उसी को लेकर के इंडिया को कंसर्न है कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है, जब भी तालिबान की प्रेजेंट टाइम में वहाँ गवर्नमेंट चल रही है, तो तालिबान जो है, जो भी इंडिया ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया उन सभी को मेंटेन करे, उनको सभी चीज़ों को, जो भी हमने यहाँ पर जैसे बहुत सारी डैम हमने बनाई, हॉस्पिटल्स बनाई, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको हमने बनाया, तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इंडिया चाहता है कि तालिबान ले और तभी जाकर के इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। मुंद्रा पोर्ट, ये हमारा गुजरात, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है और यहाँ पर एग्जिस्ट करता है मुंद्रा पोर्ट। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।